अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऐसे राइटिंग के ऊपर है। हम ये देखेंगे कि एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम के अंदर ऐसे राइटिंग कैसे की जाती है, ऐसे के कंटेंट कौन कौन से होते हैं, कंपैरेटिव एग्ज़ाम के अंदर किस 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 किस्म के ऐसे आते हैं और हमें ऐसे का मटेरियल किस तरह कलेक्ट करना चाहिए, ऐसे को कंपोज कैसे किया जाता है, ऐसे के ऊपर डिफरेंट लोगों की ओपिनियन कैसी है, इसके ऊपर हमारी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको 2018 के टॉपर की एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। वो कहते हैं कि आप आतिफ सेकंड पोजीशन थी उनकी। वो कहते हैं कि ऐसे उस वक़्त पास होता है जब एग्ज़ामिनर को ये एहसास हो जाए कि आपने किसी की लिखी हुई चीज़ को दोबारा वहाँ पे कॉपी नहीं किया, बल्कि आपने कोई नई चीज़ रिप्रोड्यूस कर दी है। और इवन ये एहसास जब आपको खुद हो जाए तो उस वक़्त भी आपका ऐसे काफ़ी हद तक पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको क्रैम्ड चीज़ नहीं लिखनी होती, आपको कोई अपने अंदर से उस वहाँ पे बैठ के जनाब ना एक आइडिया प्रोड्यूस करना होता है और उस ऐसे को फिर ना अपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आर्गूमेंटेटिव बना के फैक्ट्स फिगर्स दे के लिख के आना होता है, जो कि एक्सेप्टेबल है और यही जो है ना वो एग्ज़ामिनर की डिमांड होती है। हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहली जो बात वो ये है कि ऐसे असल में किस किस्म के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बहुत सारी किस्मों के आते हैं, मतलब आपके पास 10 ऑप्शंस मौजूद होंगे, उसमें से आपने एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर 2500 से 3000 लफ्ज़ लिखने हैं और वो फिर आपके लिए एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है कंपैरेटिव एग्ज़ाम में। कंपैरेटिव एग्ज़ाम के अंदर कुछ टॉपिक्स लिटरेचर के ऊपर आते हैं और लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं, जैसे इफ़ द वर्ड थ्रोज यू इन लेमन्स मेक इट लेमनेड और ब्रेविटी इज़ सोल ऑफ रिट। ये कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ कोटेशंस हैं जो कि दे दी जाती हैं और उनके ऊपर आपको एनालाइज और आर्गूमेंट करने को कहा जाता है। अब ये वो बंदे अटेम्प्ट करते हैं जिनका बुक रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा होती है, जिनके पास नॉलेज लिटरेचर के अबाउट बहुत ज़्यादा होता है, जिन्होंने कंटिन्यूसली अपने आप को लिटरेचर के साथ कनेक्ट करके रखा होता है, जो बहुत सारे माशरती मसाइल हैं उनको लिटरेरी व्यू से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वो लोग अटेम्प्ट करते हैं, वरना जो इस किस्म के टॉपिक्स होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो कभी भी इनको छेड़ने की कोशिश नहीं करता। दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल सी पैक उसके ऊपर पूछ ले, IMF बेल आउट के पैकेजेस के ऊपर पूछ रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर उसने पूछना शुरू कर दिया, इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बना दे। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि जनाब ना नॉर्मल स्टूडेंट जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा होता है वो कहता है कि यार ना मुझे अपने आप को सेफ एंड पे रखना है, मुझे इसमें से 100/100 तो मेरा आना नहीं, तो मुझे ना असल में इसमें 40 स्कोर ही चाहिए और मैंने वो 40 ही करना है। तो वो अक्सर इस डोमेन के अंदर ना अपने आप को लेके जा रहा होता है। जैसे इस दफ़ा टूरिज़म का ऐसे भी 2020 के अंदर आया हुआ था। तो अब देखें, जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि आपको लग रहा है कि यार आप ना पूरा साल करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, तो आपने कभी पूरे साल के अंदर ये नहीं सोचा कि मैं करंट बीइंग कंटिन्यूस एंड बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, आपने कभी नहीं ये सोचा कि मैंने ना कभी करंट अफेयर का ऐसे भी अटैम्प्ट करना है। ऐसे एक डिफरेंट आर्ट है जो कि बंदा जनाब ना जब लिखता है तो उसे पता चलता है। जब भी कोई बंदा अब लिखने की कोशिश करता है, लिखने बैठता है, तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं कि यार अगर मैं ये भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल सकता तो ये ऐसे हो जाता। करंट अफेयर्स का ऐसे आना दूसरा इशू। थर्ड जो पॉइंट है वो है सोशल जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे पूछ लिए जाते हैं। मसलन हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लिया जाता है या एजुकेशन के ऊपर पूछ लेते हैं। ये सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल डोमेन्स हैं, इनके ऊपर इनके इफ़ेक्ट पूछ लेते हैं, इनके इम्पैक्ट्स पूछ लेते हैं, इनके ऊपर इनको डेवलप कैसे किया जा सकता है वो पूछ लेते हैं, या इनका एजुकेशन इनका इकॉनमी के साथ रिलेटेड जनाब ना चीज़ें हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। तो मतलब इस तरह ना 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके, सोशल इश्यूज़ को मिक्स करके जनाब ना वो एग्ज़ामिनर कहता है कि इसके ऊपर लिखना शुरू करें। अब
हर जो कंपैरेटिव एस्पिरेंट होता है, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहा होता है, उसको पता होता है कि यार ना कुछ इस किस्म के एसेज हैं, जो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हॉट हैं और वो चल रहे हैं। इसके अलावा वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी एक साल बाद या एक साल छोड़ के अगले साल ना कोई क्राइसिस पूछ लेते, एनर्जी क्राइसिस पूछ ले, वाटर क्राइसिस पूछ ले, क्लाइमेट के ऊपर पूछ ले। तो ये 2-3 डोमेन जो उसने सेट की हुई है। जैसे इस इस दफ़ा 2020 के अंदर ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किस्म के रूमर्स थे कि यार इकॉनमी पर ज़रूर पूछेगा। इमरान खान ने स्पीच की, उसके स्पीच के 4 पॉइंट्स थे। कश्मीर इशू था, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली पे कश्मीर इशू के ऊपर, कश्मीर काज के ऊपर ऐसे आया। इकॉनमी के ऊपर उसने बात की, इकॉनमी के ऊपर ऐसे आया। उसने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की। इस्लामोफोबिया के बारे में कहा जाता था कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसके बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद उसने क्लाइमेट के ऊपर बात की थी, तो क्लाइमेट के बारे में बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी, रूमर्स थे कि यार ना इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो एक साल के अंदर हुए, और उस साल में उसने तकरीबन 2-3 टॉपिक्स ना इकोनॉमी के 2 टॉपिक्स इकोनॉमी के आए, और फिर जनाब अली एक टॉपिक उसने और उठा लिया, कश्मीर काज का उठा लिया और वह ऐसे के अंदर दे दिया। ये हर कंपैरेटिव एस्पिरेंट को पता है कि इस किस्म का जो पेपर है ना वो आ सकता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे के बारे में मटेरियल कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, और क्या एक 2-4-5 दिनों के बाद आपके पास एक ऐसे का इनफ मटेरियल हो सकता है कि आप वो अटैम्प्ट करें और आपका क्लियर हो जाए। देखें, फर्स्ट जो चीज़ है ना चांस, वो 100 में से आप 5% कर लें कि आप तुक्का लग जाएगा आपका, वरना आपको 95% चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। और वो जो तैयारी है वो बड़ी कम्प्रिहेंसिव है, बड़ी स्मार्ट है। उसके ऊपर आपको समटाइम आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जिनके बारे में आपको एहसास हो रहा था कि यार ये यूज़लेस है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के पता चलता है यार वो जो मैंने बात पढ़ी थी ना आज, वो यहाँ पर बैठ के बिल्कुल परफेक्टली मैच और यार कंपैटिबल है, और मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, इसकी वजह से आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो न्यूज़पेपर है। जैसे कि दुनिया की, पाकिस्तान की जितने भी इसके हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम के तैयार करने वाले लोग हैं, मेंटोर्स हैं, एकेडमीज हैं, वो कहते हैं भाई न्यूज़पेपर नहीं छड़ना, अखबार नहीं छड़ना, क्या कुछ भी हो जाए आपने अखबार रोज़ पढ़ना है। अखबार के अंदर कॉलम्स और एडिटोरियल वाला पोर्शन तो आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये हर बंदा बताता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंसान को अप टू डेट रखती है। उसके बाद है बुक्स। ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, बड़ी फेमस कोटेशन है, दैट रीडिंग इज़ टू राइटिंग एंड लिसनिंग इज़ टू स्पीकिंग। आप जितना अच्छा पढ़ते हैं आप उतना अच्छा लिख सकते हैं, और जितना अच्छा आप सुनते हैं उतना अच्छा आप बोल सकते हैं। सो जो ऐसे राइटिंग है ये आपको रीडिंग ही इसका एक जनाब ना सोर्स है जो कि आपको हेल्प कर सकता है। अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे मैगजीन्स पढ़ने से, जिसमें फॉरेन अफेयर्स शामिल है, द इकोनॉमिस्ट शामिल है, ग्लोबल विलेज स्पेस मोईद पीरज़ादा अपनी सुपरविजन के अंदर लिखवाते हैं, उसके टॉपिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं। और ISPR की पब्लिकेशन है द प्रेस रिव्यू, तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ अखबारों से जनाब ना कुछ टॉपिक्स को उठाया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि इसके ऊपर भी गौर फरमाएं। इसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम के मैगजीन्स हैं, अगर आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो फिर वो तो देते ही हैं, वो कंपोज्ड फॉर्म के अंदर है, बड़ी क्रैम्ड चीज़ें मौजूद होती हैं, मुश्किल भी होती हैं, लेकिन एक सोर्स तो मौजूद है, वो हमारे पास मैगजीन। जो बंदा न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है, फॉरेन अफेयर्स के साथ अपने आप को इन टच रख रहा है, द इकोनॉमिस्ट पढ़ रहा है, या अपने आप को मुख्तलिफ अखबारों के साथ इन टच रख रहा है, उसके बाद वो ये रीडिंग की हैबिट उसकी बन चुकी है, किताबें पढ़ने की हैबिट बन चुकी है। फिर और भी देखें कि आपने कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर तकरीबन 12 पेपर देने हैं, एक ऐसे का, एक अंग्रेजी का और निकाल दें, बाकी जितने भी पेपर्स हैं ना वो आपके ऐसे के रेलिवेंट हैं। आपने मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन उठानी है और उसको रेलिवेंट बनाना है और जनाब अली इसको पुट कर देना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एजुकेशन है ना, एजुकेशन वो अल्टीमेट पावर है जो कि आप जैसे वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल टूल टू चेंज द वर्ल्ड, इट इज़ द पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो आप एजुकेशन को एज अ वेपन कंसीडर करें और दुनिया के अंदर इसके फिर ना शाहकार देखें, आपको पता चलेगा जर्मनी डेवलप हुआ एजुकेशन की वजह से, जापान ने खुद को डेवलप किया बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बांग्लादेश
का जनाब लिटरेसी रेट अच्छा है, उनकी जीडीपी ग्रोथ भी देख लें, श्रीलंका का जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनका लिटरेसी रेट देख लें। जो लोग भी अपने आप को एजुकेटेड बना चुके हैं, अपने क्लासरूम्स को डेवलप कर चुके हैं, अपनी बुक्स को अप टू डेट कर चुके हैं, अपने सिलेबाई को जनाब ना मॉडर्न बना चुके हैं, कंपैटिबल बना चुके हैं, अपनी नस्लों के दिमागों को जनाब ना अप टू डेट कर चुके हैं, वो सारे जनाब इस वक्त दुनिया में एक्सेल कर रहे हैं। वो इकोनॉमिकली एक्सेल कर रहे हैं, उनके पास सोशल इंडिकेटर्स बड़े बेटर हैं, उनके पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े बेटर हैं, उनके पास डेमोक्रेसी मौजूद है जो कि इस वक्त दुनिया का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल और सूटेबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, कंसीडर किया जाता है। तो उनके पास इस किस्म का इशू जो लोग एजुकेटेड हैं। अब ये एक एजुकेशन की एक डोमेन है जिसमें आप मुख्तलिफ, अब ये वाली बातें आपको अखबार से मिलेंगी, आपको पता लगेगा यार एजुकेशन का ये भी डोमेन मौजूद है। आप फॉरेन अफेयर्स देखें एजुकेशन की, यार ये भी डोमेन मौजूद है। अब एजुकेशन को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे जो कि फर्दर आपके ऐसे के अंदर हेल्प करते हैं। ये वो वाली बातें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के कनेक्ट करनी होती हैं। आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद होना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के दिमाग, ये जो भांडा है ऊपर रखा है, अगर यही खाली है तो फिर उसने किस किस्म की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना, ये तो नामुमकिन बात हुई। इसके बाद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वाकई टारगेट करके इकट्ठी करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको लिटरेसी रेट चेक करना होता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चेक करने होते हैं। इसके अलावा एक जुगाड़ भी है जी कि आप ना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स बाहर निकाल लें और आप उनको रोज़ देखें। आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं ना, इसके अंदर वोट का अपना एक रोल होता है, पार्लियामेंट का रोल होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ये रोल होता है। आपको इसके इश्यूज़ पता चल जाएंगे। आपको सोशल इंडिकेटर्स बाहर निकालेंगे ना, आपको पता लगेगा यार सोशल इंडिकेटर में वुमेन एम्पावरमेंट मौजूद है, हेल्थ इश्यूज़ मौजूद है, सैनिटरी सिस्टम मौजूद है, वाटर अवेलेबिलिटी मौजूद है, और जनाब अली एजुकेशन एक सोशल इशू है। तो आपको ना सोशल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ बातें सोच सकते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। इंडिकेटर्स को बाहर निकाल लें, किसी रजिस्टर पे लिख लें और बार बार उसको देखने की कोशिश करें। इस तरह आपकी काफ़ी हद तक इसमें हेल्प हो सकती है। अब ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ हमें असल में चाहिए होती है, कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आपको सब बंदों को पता होता है कि यार ना ऐसे के मेन 3 हिस्से हैं, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है और कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन आप अगर उसको एक इफेक्टिव किस्म का लिख के आ गए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि यार मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब अल्लाह जाने उसका काम जाने, तो वो आपका मेन बॉडी पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन इतना बुरा लिख दिया तो वो मेन बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना होता है, अपने आर्गूमेंट्स को लॉजिकल और रेलिवेंट बनाना होता है, आइडियाज़ पुट करने होते हैं। अच्छा, आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, इस वक्त ना टिकटॉक स्टार्स भी हमारे पास बड़े आ रहे हैं मार्केट में। उनके पास ना हर एक पास अपना अपना आइडिया है और वो आइडिया असल में एक्सेप्टेबल है, लोग उनको देखते हैं। अगर आइडिया ही नहीं ना होगा तो फिर किसी भी चीज़ की जो पावर है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आपको असल में अपने ऐसे के अंदर एक यूनिक किस्म का एक आइडिया देना होता है जो एग्जामिनर एक्सेप्ट कर ले। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो आपको सफ़र करना पड़ेगा। अब आइडिया कैसे आएगा? मुख्तलिफ रॉ मटेरियल अगर आपके पास मौजूद होगा तो तब ही आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ना आइडियाज़ के बारे में अपने दिमाग के अंदर बिठानी है। यूज़लेस क्रैम्ड ऐसे बहुत कम पास होते हैं, लक बेस पे चले जाते हैं, 5% लोगों के पास होते हैं, वरना आपको मेहनत करनी पड़ती है जी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो पैराग्राफिंग है। पैराग्राफिंग का मतलब ये है कि हर पैराग्राफ एक मिनी ऐसे होता है, उसमें एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, फिर आपने उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को कुछ 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होता है, कुछ फैक्ट फिगर दे के या एग्जाम्पल दे के अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है। फिर आखिरी स्टेटमेंट का कनेक्शन आपने किसी न किसी बात से, कोई आइडिया से, किसी आर्गूमेंट से, किसी वर्ड से उसको नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना होता है। ये पैराग्राफ डेवलपमेंट है। अब देखें कि अगर किसी बंदे को ये नहीं पता तो वो एक पैराग्राफ के अंदर 2-4 बातें लिखा है, या वो एक पैराग्राफ को इतना कॉम्प्लेक्स कर दे कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए, या वो अपने 2-4 पैराग्राफ के अंदर ही ऐसे की सारी बातें लिख दे और बाकी अगले जो 10 सफ़े लिखेगा वो तो वो फारग हो जाएंगे उसके। तो असल में आपको ये पैराग्राफ डेवलपमेंट सोचनी चाहिए। फिर कनेक्टर्स का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर पैराग्राफ के अंदर ना, मसलन आप रीजंस लिख लें तो आप हर पैराग्राफ के अंदर बताएं पहली रीज़न लिखने हैं आप तो आप बताएं उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न, सेकंड बोला सेकंड,
सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो फिर उसको पता चलेगा कि यार यहाँ से रीज़न इसने इस पैराग्राफ से शुरू की थी, इस पैराग्राफ के अंदर जाकर उसने रीजंस को ख़त्म कर दिया है और अब ये कोई नई बात करना शुरू कर देगा। उसमें आप इम्पैक्ट्स बताना शुरू कर देते हैं, उसमें आप इम्पैक्ट्स में आप मुख्तलिफ कनेक्टर्स यूज़ करें, जैसे सिमिलरली, इन एडिशन टू इट, इस तरह के वर्ड्स मुख्तलिफ जनाब ना आप पिन पॉइंट कर लें कि मैंने ना हर पैराग्राफ के अंदर स्टार्ट में यूज़ करने हैं ताकि उसको मेरी पैराग्राफ डेवलपमेंट का भी पता चल जाए। याद रखें, पेपर हमेशा उसी वक्त पास होते हैं जब एग्जामिनर को आप बता दें कि मैंने इसके ऊपर काम किया है, मेरे पास अपना एक आइडिया है, मैंने इस ऐसे को रिप्रोड्यूस यहाँ पे बैठ के किया है और ये बिल्कुल रेलिवेंट है टॉपिक है, ये उसके इससे इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपको पास करने की तरफ चला जाता है। बाकी इसके बाद अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने, उसके ऊपर आपको यकीन रखना चाहिए और अपना जितनी भी सर्विसेज है ना उनको उसके ऊपर बंदे को दे देनी चाहिए जी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना, मतलब पैराग्राफ डेवलपमेंट आसान काम थोड़ी है, सुनने के अंदर बातें करने में कितनी आसान काम लग रही है जनाब। आपने पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देनी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, साथ में एग्जांपल डाल देनी, अगले में कंक्लूजन की एक स्टेटमेंट दे देनी है, पैराग्राफ कनेक्ट कर देना जनाब। ये कितना सौखा काम है, 1 मिनट में मैंने तो फारग कर दिया इसको। ये प्रैक्टिस से आएगा सर, मतलब कि आपको रोज़ाना कोई ना कोई आर्टिकल लिखना है, रोज़ाना नहीं, कोई अखबार से कोई टॉपिक उठा लें, कोई सोशल इशू उठा लें, कोई घर की बात अपने लिख लें, उसमें कोई अपनी प्रॉब्लम लिख दें, उसके अंदर बताने की कोशिश करें। अपनी पैराग्राफ डेवलपमेंट को इन प्रैक्टिस लेके आएँ, रोज़ एक आर्टिकल लिखें, एक सफ़ा लिख लें, कोई 8-10 लाइनें लिखें जिसके अंदर आप एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखें, आपको पता चलेगा यार ये पैराग्राफ कैसा है, उसको इवेल्युएट करवाएं। अंग्रेजी की गलती तो नहीं है, लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट इन इंग्लिश ऐसे, लेकिन इसके बाद लैंग्वेज के बाद आइडियाज़ मैटर करते हैं, आर्गूमेंट्स मैटर करते हैं, कोटेशन मैटर करती हैं, कोटेशन की प्लेसमेंट मैटर करती है, फैक्ट्स और फिगर्स मैटर करते हैं, कितने दे दिए कितने नहीं देने। आप देखें जब इंसान खुद सेटिस्फाई हो जाएगा ना अपनी अटैम्प्ट के ऊपर कि मेरा अब ऐसे जनाब ना फेल नहीं हो सकता, तो अगर वो फेल हो जाए ना तो आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि ये फेल नहीं हो सकता। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है कि यार ना ये हो सकता है मेरा ब्लंडर लग गया हो, अब मैंने नेक्स्ट के अंदर अपना इस तरह चेंज करना है। होपफुली आपको मेरी बातों की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और इसका कोई हल नहीं है सिवाय रीडिंग के बिना ना कोई हल नहीं है, बाकी कोई नॉवल चीज़ नहीं है। असल में हमारा जो ऐसे है उसकी फेलियर की सबसे बहुत बड़ी वजह जो है ना वो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। मतलब आप में से बहुत सारे जो ये बात सुन रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि पहली क्लास से लेकर 16वीं क्लास तक किसी भी हमारे जो मेंटोर्स हैं, इंग्लिश टीचर हैं, लिटरेचर के बंदे हैं, घर में पेरेंट्स हैं या कोई भी मेंटोर हमारा मौजूद है, तो उसने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई लिख के दिखाओ चीज़ें। हमें राइटिंग की आदत ही नहीं है। इससे पहले कि हम राइटिंग की आदत कैसे हो सकती है भाई जब आपको रीडिंग की आदत नहीं है। हमें रीडिंग का ही नहीं पता कि ना रीडिंग कैसे करनी है, बुक रीडिंग नहीं पढ़ा कि हमने कभी, अखबार का आदत नहीं होती। आप में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अखबार को कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपने आप को दाखिल करने के बाद अखबार पढ़नी शुरू की है। मतलब हमें अखबार की वर्थ का ही नहीं पता, हम वो जो शॉर्टकट्स ढूंढने वाले लोग हो गए हैं और स्लो और स्टडी जो चलने वाले लोग हैं ना वो हमने नहीं। हम असल में हमें चाहिए कि हम पूरा साल रोज़ अखबार पढ़ें, रोज़ कोई ना कोई चीज़ लिखें, स्लो काम करें ताकि सबकॉन्शियस में ना कुछ चीज़ें बैठ जाए, कुछ आइडियाज़ बैठ जाए, रॉ मटेरियल बैठ जाए, भांडा भर जाए। और अगर ये भांडा भर जाएगा ना तो उसके बाद बहुत सारे आइडियाज़ ये जनरेट करने की कोशिश करें। अगर ये खाली होगा तो फिर तो सिर्फ खड़केगा ना सर। होपफुली आपको समझ आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।